हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जवान, एडब्ल्यू टीपीओ वाले, एचसीएम वाले और मेरे ड्राइवर दोस्त सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा पढ़ने में? भाई साहब, अगले 5.5 महीने ऐसे ही हम लोगों के कटने वाले हैं। ऐसे ही 5.5 महीने में हम सब कुछ सीखने वाले हैं। और यकीन मानना, वो जो मन में आप लोगों ने बनाया हुआ था ना कि मैथ हम लोगों का कहीं सिलेक्शन रोक ना दे, भाई साहब उसको तहस नहस हम लोग कर रहे होंगे। और मैथ ही वो सब्जेक्ट आप लोगों का बनने वाला है जो फेवरेट की गिनती में आप लोगों के आ रहा होगा। और मैथ से जो डर आप लोगों को लगता है वो डर पूरी तरीके से खत्म हो रहा होगा। बस जरूरत है तो आपको लास्ट तक रुकने की जरूरत है, जरूरत है तो कंटिन्यूटी बनाने की जरूरत है। ठीक है? तो सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। और आज नंबर सिस्टम की 10वीं क्लास आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल का रिकॉल करा दूं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए जो 72 के डिविजिबिलिटी के पर रूल पर बेस्ड थे, 88 के डिविजिबिलिटी पर रूल पर बेस्ड थे और 99 के डिविजिबिलिटी पर रूल पर बेस्ड थे। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ा कि अगर कहीं भी आपको 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक साथ दिख जाए तो मेरे प्यारे दोस्त उस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, उस पर बेस्ड मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए। उसके बाद मैंने 3, 7, 11 का, उसके बाद मैंने 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बताया कि मेरे प्यारे दोस्त अगर कहीं 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि वो 6 अंकीय संख्या जो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में लिखी हुई होती है वो हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। हाँ जी। कैसे? मैंने कहा था अगर कोई 513 यहां लिखा हुआ है तो अगली 3 डिजिट भी 513 ही हो। ये संख्या हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। अगर मैं आपसे कहूं यहां 714 लिखा हुआ है, यहां भी 714 लिखा हो, ये संख्या हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। अच्छा, आप लोग मुझसे कनेक्ट कैसे होंगे? सबसे पहला सवाल ये हो सकता है जी ठीक है, आप क्लास में आके पढ़ा देते हो, बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी होती है, बहुत सारी जगह मतलब हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां हमें ये लगता है कि अगर आपकी तरफ से हमें रिप्लाई मिल जाए या आपसे हम कनेक्ट हो जाएं तो बात ही कुछ अलग हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक कनेक्शन जहां हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं वो प्यारे दोस्त आप लोगों को बता देता हूं। जो भी बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम मैं ही देख रहा होता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम मैं ही देख रहा होता हूँ। अगर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ खाली टाइम में तो मेरे भाई मैं इस पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो भैया? ठीक हूं, इन सब चीजों के मैसेज नहीं करने हैं। जो समस्या आप लोगों को होती है आप यहां भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तुरंत तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मेरे प्यारे दोस्त मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है? पर हाँ, 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपके आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। जिन बच्चों का टाइम वेस्ट होता है इंस्टाग्राम पे आने के बाद, उन्हें मेरी वजह से इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। हम मतलब कनेक्ट हो रहे होते हैं क्लास के अंदर। मैं तो बस ये कहता हूं अगर कभी लगे कि कनेक्ट होना है तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां कनेक्ट हो सकते हैं। छोड़िए, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई।
जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है मेरे प्यारे साथी, 823 आप लोगों को दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है P2Q। ये एक संख्या दी हुई है और आपसे कहा है भाई साहब ये तीनों से डिवाइड होता है, किस किस से? 7, 11 और 13 से डिवाइड होता है। तो बताइए P माइनस Q का मान क्या है? क्या छुटकू सवाल हम लोगों से पूछ लिया। जैसे ही 7, 11, 13 आप लोगों ने देखा, आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई कि अगर 7, 11, 13 है तो ये संख्या 823 रही होगी, तभी ये संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। यानी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो P की वैल्यू 8 आ जाएगी और Q की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 3 आ जाएगी। उसने आपसे पूछा क्या है? दोनों का डिफरेंस पूछा है। 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 में से 3 जाएगा तो जवाब 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं एक बहुत छुटकी सी चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। डिविजिबिलिटी रूल उन नंबर्स का खत्म हो चुका है जिन नंबर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या डिविजिबिलिटी रूल पूरा खत्म हो गया? नहीं, बहुत सारी चीजें हमें डिविजिबिलिटी रूल में प्यारे दोस्त पढ़नी होती हैं। देखिए, मान लो एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है, मान लो एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है 37। क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे जी 37 लिखा हुआ है। मैंने ना इसको डिवाइड करना है 7 से, मैंने इसको 37 को डिवाइड करना है 7 से। ध्यान से सुनना भाई साहब। सर अगर नंबर 7 डिजिट हो तो क्या होगा? बेटे देखो मैं आपको बताऊं, नंबर 4 डिजिट भी पूछ सकते थे आप, नंबर 5 डिजिट भी आप पूछ सकते थे, नंबर 7 डिजिट भी आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है वो नंबर 6 डिजिट हो। अगर 6 डिजिट होगा तो वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगा, लेकिन अगर 5 और 7 डिजिट हो, जो कि होता नहीं है, अगर हो तो कैसे करेंगे? वो हमारा मिसलेनियस का पार्ट होगा, वो हमारा मिसलेनियस का पार्ट होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मैं मतलब उस पे बोलू ना और वो आपको समझ में ना आए। ये बात अपने जहन से निकाल देना कि कोई भी चीज हम लोग छोड़ के चलेंगे, कोई भी चीज हम लोग छोड़ के चले, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी मेरे प्यारे साथी। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी एक क्वेश्चन हमने 125 का डिविजिबिलिटी रूल का देखा था, तो मैंने आप लोगों से बताया होगा कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप लास्ट की संख्या देख लो, अगर लास्ट की संख्या 5 से डिवाइड हो गई तो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी, और अगर लास्ट की संख्या ही 5 से डिवाइड नहीं हुई तो संख्या भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 25 का कभी डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है कि 25 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो मैं अंतिम दो अंकों को 25 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर अंतिम दो अंक मेरे 25 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी मेरी 25 से डिवाइड होगी, और अंतिम दो अंक मेरे 25 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी मेरी 25 से डिवाइड नहीं होगी। 125 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट 3 डिजिट देख लो, अगर अंतिम 3 अंक मेरे 125 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी मेरी 125 से डिवाइड होगी, और अंतिम 3 अंक ही मेरे 125 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 125 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात समझ में आई? एक बच्चा कह रहा था जी 13 का डिविजिबिलिटी रूल बता दो। मैंने 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, तब मैंने बोला भी था आप 3-3 के पेयर बनाना और उसमें ये देखना कि 3-3 के पेयर बना के डिफरेंस और जोड़ के, जैसे हमने 7 का नियम लगाया था ठीक वैसे ही हम लोग 13 का नियम लगा रहे होंगे। सॉल्व होके क्या वो 13 से कट रही है? अगर कट रही है तो संख्या भी 13 से कटेगी, और अगर नहीं कट रही है तो संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। ठीक है, ऑफिशियल RW, ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA डाल देना, उस पर ब्लू टिक नजर आएगा, वो आप लोगों को मतलब आईडी, उस आईडी पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, जिनको नहीं दे रहा था, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, उनके लिए बताएं। आइए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं मेरे भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने लिखा 37/7। अब ध्यान से समझना, अगर यहां से चीजें नहीं समझी तो आगे के 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, फिर बीच में मत कहना जी हमें ये भी समझ में नहीं आए।
सारी चीज बता चुका हूं, 88 का बता चुका, 99 का बता चुका, सब कुछ बता चुका हूं मेरे भाई। इस पे आइए 37/7 पे। मैंने कहा 37 को 7 से डिवाइड करिए। मैंने कहा 37 को 7 से डिवाइड करिए। आपने कहा 7 पंजे 35 और रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2। क्या आपने फोर्थ क्लास में ये चीजें समझी थी? क्या आपने फोर्थ क्लास में ये चीजें समझी थी कि जब हम 37 को 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताइए, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे जिससे डिवाइड करते हैं उसे भाजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है, यानी डिवाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। ठीक है, बहुत बड़े। जो डिवाइड होने के बाद आता है उसे भागफल बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। उसे क्वोशंट बोला जाता है। बहुत बढ़िया जी। जिसको भाग करते हैं उसे भाज्य बोला जाता है, डिविडेंट बोला जाता है। उसे भाज्य बोला जाता है, उसे डिविडेंट बोला जाता है। और जो लास्ट में बच रहा होता है डिवाइड होने के बाद उसे शेषफल बोला जाता है, यानी उसे रिमाइंडर बोला जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं, कमेंट वाले अपने कमेंट जारी रखें, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ना उनकी दिमाग में मैं चीजें डाल सकता हूं, है ना। आप करते रहें जो आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको 37 को 7 से डिवाइड करना था। आपने कहा 7 पंजे 35 होते हैं, कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। मैंने जस्ट आपको यह समझाने की कोशिश की है कि जिससे डिवाइड करते हैं उसे भाजक यानी डिवाइजर बोला जाता है। जो डिवाइड होके आता है उसे भागफल यानी क्वोशंट बोला जाता है। जिसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको भाज्य यानी डिविडेंट बोला जाता है। और जो लास्ट में आता है उसे शेषफल यानी रिमाइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जब भी आप लोग भाजक की गुणा यानी डिवाइजर की गुणा भागफल में करेंगे, डिवाइजर की गुणा क्वोशंट में करेंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो आपके सामने भाज्य निकल के आ जाएगा। आपके सामने भाज्य निकल के आ जाएगा। यानी अगर आप लोग डिविडेंट निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा? डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशंट में करनी होगी और उसमें क्या है, हम लोगों को रिमाइंडर को जोड़ना होगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्त ये डिवाइजर है, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशंट में करिए, 7 गुणा 5 करिए और इसमें रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। 7 पंजे 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। तो क्या आपके सामने डिविडेंट आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोगों को भाज्य निकालना हो, जब भी आप लोगों को डिविडेंट निकालना हो तो डिविडेंट क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बहुत छोटा सा बेसिक और बताऊंगा, जिस बेसिक में आप लोग अक्सर जो है वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कैसे, कौन सा बेसिक की मैं बात कर रहा हूं? मैंने आपके सामने क्वेश्चन, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा कि भाज्य जो होता है यानी डिविडेंट जो होता है वो क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। क्या यही फॉर्मूला मैं अभी आपको बता के आया हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता के आए हो। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। एक क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ था, एक क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ था मेरे भाई कि ये जो भाजक है ना, ये शेषफल का 10 गुना है। मेरी बात समझना, मैं आपको क्या बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो भाजक है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो भाजक है ना, ये जो डिवाइजर है ना, ये रिमाइंडर का
10 टाइम्स है, यानी शेषफल का 10 गुना है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जो भी शेषफल रहा होगा, जो भी शेषफल रहा होगा, उसमें 10 की गुणा कर दोगे तो भाजक आ जाएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए शेषफल 5 है, तो उसमें 10 की गुणा कर दोगे तो भाजक कितना आ जाएगा? भाजक जो आएगा वो 50 आएगा। अगर शेषफल 6 है तो भाजक कितना आ जाएगा? 10 की गुणा करोगे 60 आएगा। अगर शेषफल 7 है तो 10 की गुणा करोगे तो भाजक कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि भाजक जो है वो शेषफल का 10 गुना है, तो शेषफल में 10 की गुणा करने पर भाजक आएगा। लेकिन याद रखना इस शब्द को जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन अगर इस वाली वैल्यू में 10 का भाग कर दें तो वापस से शेषफल आ जाएगा। इसमें 10 की गुणा करने पर अगर भाजक आ रहा है तो भाजक में 10 का भाग करने पर शेषफल आ जाएगा। 10 का भाग करो, शेषफल आ गया। 10 का भाग करो, शेषफल आ गया। 10 का भाग करो, शेषफल आ गया। यानी अगर भाजक जो है वो शेषफल का 10 गुना है तो शेषफल में 10 की भाग करने पर शेषफल आ जाएगा। भाजक में 10 का भाग करने पर शेषफल आ जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर मैंने कहा भाजक जो है वो शेषफल का 14 गुना है, 14 गुना है, यहां से आप क्या बात समझे? आप ये बात समझे कि शेषफल में अगर 14 की गुणा करोगे भाजक आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर भाजक में 14 का भाग करोगे तो शेषफल भी आ जाएगा। अगर इसमें 10 की गुणा करोगे तो ये आएगा, लेकिन इसमें 10 का भाग करोगे तो ये भी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? उसने दूसरी बात कही, उसने दूसरी बात कही कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, 5 गुना है। इस बात से आप क्या समझे? इस बात से आप क्या समझे? आप इस बात से यह समझे कि जो भी भागफल है, जो भी क्वोशंट है, उसमें 5 की गुणा करोगे तो भाजक आएगा, लेकिन अगर इसमें 5 का भाग कर दोगे तो भागफल आ जाएगा। यानी उल्टा भी ट्रू होता है। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया। मैं एक और एग्जाम्पल इस पे लेता हूं, क्योंकि यही अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो जो पॉइंट आपका कंफ्यूजन वाला है उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो मेरे प्यारे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ध्यान से सुनना। अब आप मुझे बताना, क्या मैं जो बात बोल रहा हूं वो आप भी समझ पा रहे हैं? मैंने कहा शेषफल का 15 गुना जो है वो भाजक है। शेषफल का 15 गुना जो है वो भाजक है, और भागफल का 6 गुना जो है वो भाजक है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि अगर मेरे प्यारे दोस्त डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर का 15 टाइम्स है और क्वोशंट का 6 टाइम्स है, डिवाइजर जो है, तो अगर रिमाइंडर इसमें 5, रिमाइंडर इसमें, अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल इसमें कितना दिया हुआ है? शेषफल इसमें 6 दिया हुआ है, तो मुझे बताइए, मुझे बताइए कि भाज्य कितना होगा? मुझे बताइए कि डिविडेंड कितना होगा? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया? मैंने आपसे कहा कि विभाजिता के नियम में, विभाजक के प्रश्न में, भाजक जो है वो शेषफल का 15 गुना है और भागफल का 6 गुना है। आपने ये समझा कि शेषफल में अगर 15 की गुणा कर देंगे तो भाजक आ जाएगा, भाजक में अगर 15 का भाग कर देंगे तो शेषफल आ जाएगा, भागफल में अगर 6 की गुणा कर देंगे तो भाजक आ जाएगा, और भाजक में 6 का भाग कर देंगे तो भागफल आ जाएगा। ये बात क्लियर है? शेषफल उसने दिया हुआ है 6, ये वाली वैल्यू दी हुई है उसने 6,
अगर इस वाली वैल्यू में 15 की गुणा कर दोगे तो क्या भाजक आ जाएगा? 6 में 15 की गुणा करी तो 90 जो है वो भाजक आ गया। अब आप एक चीज समझना, भागफल में 6 की गुणा करोगे तो भाजक आएगा, यानी ये वाली वैल्यू आएगी, और इस वाली वैल्यू में 6 का भाग कर दोगे तो क्या भागफल आ जाएगा? तो 90 में 6 का भाग करोगे तो 15 क्या भागफल आ जाएगा? बीच में गुणा है, गुणा लगा दो, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, क्या आपके सामने भाज्य ये निकल के आ जाएगा? आपने कहा 15 निम्मा 135 होते हैं, 1350 हो गया, उसमें 6 जोड़ोगे तो क्या भाज्य जो है वो 1356 निकल के आ जाएगा। और यही वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। बस इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर शेषफल में 15 की गुणा होने पे भाजक आता है ना, तो भाजक में 15 का भाग होने पे शेषफल आ जाएगा। अगर भाजक भागफल में 6 की गुणा होने के बाद आ रहा है तो भाजक में 6 का भाग होने पर भागफल आ जाएगा। उल्टा भी इसका ट्रू होता है। अगर कोई चीज 10 की गुणा करने पर यह मिल रही है तो इसमें 10 का भाग करने पर यह मिल जाएगी। 15 की गुणा करने पर यह मिल रही है तो 15 का भाग करने पर यह वापस मिल जाएगी। 40 की गुणा करने पर यह मिल रही है तो 40 का भाग करने पर यह मिल जाएगी। उल्टी मिल जाती है भाग करने पर। क्या यह चीज समझ में आ गई? बहुत छोटी सी चीज, बहुत सारे समय में मैंने आप लोगों को समझाई। क्या यह चीज समझ में आ चुकी है? मैं इसका ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन इसका ही आप लोगों को कराता हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों से कहा 77 क्वेश्चन को पढ़िए। 77 आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, यदि किसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर, अच्छा जिससे विभाजित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भाजक, यानी कि डिवाइजर बोला जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं। भागफल 12 आ रहा है, यानी क्वोशंट जो है वो 12 आ रहा है, और शेषफल 27 आता है। तो वो संख्या कौन सी है? यानी वो आपसे भाज्य पूछना चाह रहा है, वो आपसे डिविडेंड पूछना चाह रहा है। जब भी संख्या के बारे में आप लोगों से पूछे, जब भी संख्या के बारे में आप लोगों से पूछे तो समझ जाना वो आपसे डिविडेंड पूछना चाह रहा है, वो आपसे भाज्य पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे समझाइएगा, भाज्य का फॉर्मूला मैं क्या लिखवा के आया हूं? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, क्वोशंट जो डिवाइड होने के बाद आता है, प्लस रिमाइंडर यानी कि 27 को जोड़ दो। क्या ये बन जाएगी वो संख्या? मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व करिए। आपने कहा 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42 हो जाएगा। इसमें 27 को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 447। अगर 447 को मैं 35 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड होने के बाद 12 आता है और रिमाइंडर में कितना बचता है? 27 बचता है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या मेरे प्यारे दोस्त 447 हो जाएगी। तो क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। बढ़ जाएं आगे। बहुत बढ़िया। आइए मेरे भाई बहुत आराम से करना। मेरा मानना यह है चाहे क्वेश्चन हो पूरे घंटे में 5, लेकिन वो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके जहन में बैठने चाहिए। फटाफट मुझे बताइए, आराम से करना दोस्त, हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। और इस बार कमेंट बॉक्स में 16-17 हजार एकदम कमेंट होने चाहिए। बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, भाजक भागफल का 24 गुना है। सबसे पहले ये बताइए मुझे पूछा क्या है? आप कहेंगे भाज्य पूछा है, डिविडेंड पूछा है। डिविडेंड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। डिविडेंड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। भाज्य का फॉर्मूला भी क्या बता के आया हूं? तो आप कहेंगे भाज्य का फॉर्मूला, डिविडेंड का फॉर्मूला डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये अभी मैं बता के आया हूं। ठीक है, वो फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला है बस वैसे वैसे आप लोग चीजों को करते चले जाइए। भाजक भागफल का 24 गुना है। ये जो भाजक है ना, ये भागफल का 24 गुना है। यानी कि अगर
भागफल दिया है तो उसमें 24 की गुणा करने पर भाजक आ जाएगा, लेकिन उल्टा भी याद रखना, भाजक में अगर 24 का भाग कर देंगे तो उल्टा भागफल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। उसने कहा है भाजक भागफल का तो 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है, यानी शेषफल में 8 की गुणा करने पर भाजक आ रहा है, तो भाजक में 8 का भाग करने पर शेषफल आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आगे। भागफल कितना दिया हुआ है उसने? 18 दिया हुआ है, ध्यान से समझना, भागफल 18 दिया हुआ है, तो 18 में क्या 24 की गुणा करने पर भाजक आ जाएगा? तो 18 में 24 की गुणा करिए मेरे प्यारे दोस्त, 18 में 24 की गुणा, 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43 हो जाएगी। क्या भाजक जो है वो 432 आ चुका है? अच्छा एक बात मुझे बताओगे, शेषफल में 8 की गुणा करने पर भाजक आता, क्या इस भाजक में 8 का भाग कर दूंगा तो शेषफल आ जाएगा? तो इसमें 8 का भाग कर दीजिए, 8 पंजे 40 होगा, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। क्या तीनों चीज आपके सामने आ चुकी हैं? अगर तीनों चीज आपके सामने आ चुकी हैं तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो मेरे प्यारे दोस्त ये होने वाला है। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त ये होने वाला है। ठीक है, 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 तिया 54 और 3 57 को 7 हासिल 5, 18 चौक 72 और 5 77। अगर इसमें मैं 54 जोड़ देता हूं तो 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 7 5 12 13 को 3 हासिल 1। क्या 78 30 आ चुका है? जिन बच्चों का 78 30 आ चुका है वो चीजों को समझ चुके हैं, जिन बच्चों का आंसर 78 30 आ चुका है वो चीजों को समझ चुके हैं, और जिन बच्चों का नहीं आया है उन्हें वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता है। और एक बात और बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मन में भ्रम होना कि इससे आराम से कोई समझा पाएगा, इससे बेहतर कोई समझा पाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक बार कोशिश करके देख लेना, आप उनसे एक बार पढ़ के जरूर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक से, इतना बिल्कुल आराम आराम से चीजों को समझाना। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आराम से खुद भी थोड़ी सी कोशिश करो, सारी चीजें समझ में आएंगी। दोबारा से एक बार और समझा देता हूं, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा है, ये फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को मैं आप लोगों को बता के आ चुका हूं। उसने बोला है भाजक जो है वो भागफल का 24 गुना है। भागफल का मतलब होता है गुणा, यानी भागफल में 24 की गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा, और यही भाजक शेषफल का 8 गुना है, यानी शेषफल में 8 की गुणा करेंगे तो यही भाजक फिर से आ जाएगा। मैं आपको ये चीज समझा के आया हूं कि अगर इसमें 24 की गुणा करने पर ये आ रहा है तो इसमें 24 का भाग करने पर ये उल्टा वापस आ जाएगा। अगर इसमें 8 की गुणा करने पर ये आ रहा है तो इसमें 8 का भाग करने पर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब उसने भागफल 18 दिया हुआ था, ये वाली वैल्यू 18 दी हुई थी, आप समझ गए कि 18 में 24 की गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा। क्या भाजक 432 आ चुका है? आपने कहा बिल्कुल। अगर इसमें 8 की गुणा करते हैं तो 432 आता है, लेकिन 432 में 8 का भाग करेंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? तो मेरे भाई 8 से डिवाइड किया तो 54 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, भाजक 432 आ चुका है, भागफल जो है वो 18 आ चुका है, शेषफल जो है वो 54 आ चुका है। जब सॉल्व करेंगे तो 78 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगर जवाब नहीं दिया ना, अगर जवाब नहीं दिया तो लठ रखा है आज मेरे पास, है ना, लठ रखा है, कूटूंगा अगर आज जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। भाई साहब मैं ना बहुत धीमे किसी बैच में नहीं पढ़ाया, अगर किसी बैच का बच्चा हो और वो मुझे बता दे इतना धीमा अगर मैंने किसी बैच में पढ़ाया हो, प्लीज फिर से बता दो। प्रकाश कुमार चरण कहाँ है भाई तेरे? मेरे बस की बात नहीं है भाई, फिर से बताना। 27 बार बता चुका हूं, 28 बार मेरे बस की नहीं है, अब बताना। अब वीडियो देखना, रिपीट करना उसे 1001 बार, है ना, समझ में आ जाएगा। यार कोई हद होती है। क्वेश्चन पे आइए फटाफट। हाँ, एक डाउट आप लोगों को हो सकता है, जैसे 15 क्वेश्चन की वर्कशीट मिलती है, 10 क्वेश्चन की वर्कशीट मिलती है,
तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लग सकते हैं, आपको लग सकता है इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं, बस उन्हें सर्किल मार्क, एक इंडेक्स टाइप अपनी कॉपी में बनाना, इंडेक्स टाइप बनाना अपनी कॉपी में, और उसमें लिखना वर्कशीट नंबर 1 के ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए हैं, है ना, उन क्वेश्चंस की नंबरिंग कर देना। वर्कशीट नंबर 2 के ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए हैं, और यकीन मानना वो क्वेश्चंस आपसे थोड़े टाइम बाद बन रहे होंगे। ठीक है, वो कैसे बनेंगे वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, परेशान नहीं होना है। 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो उनको लेकर परेशान नहीं होना है भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, भागाकार के एक सवाल में द डिवीजन इज, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। कितने बच्चे फॉर्मूला लिख चुके हैं? कितने बच्चे ये लिख चुके हैं कि भाज्य यानी डिविडेंट जो होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट होता है और प्लस रिमाइंडर होता है? कितने बच्चे इस फॉर्मूले को लिख चुके हैं? तो आप कहेंगे जी सभी लिख चुके। अब आइए देखिए थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है भागाकार के एक सवाल में भाजक जो है ना, भाजक वो भागफल का 10 गुना है, यानी भागफल में 10 की गुणा करने पर भाजक आएगा। तो समझ लेना भाजक में 10 का भाग करने पर भागफल आएगा। शेषफल का 5 गुना है, यही भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना भी दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को दोस्त मेरे। उसने कहा है यदि शेषफल 46 है, अगर शेषफल उसने 46 दिया है तो क्या शेषफल में 5 की गुणा करूंगा तो क्या भाजक आ जाएगा? तो कर दो 5 की गुणा, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। कितने बच्चों का भाजक जो है वो 230 आ चुका है? कितने बच्चों का भाजक जो है वो 230 आ चुका है? आप कहेंगे सबका आ चुका है। अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे भागफल निकालना है। भागफल में 10 की गुणा करोगे तो भाजक आएगा, लेकिन भाजक में 10 का भाग करोगे क्या भागफल नहीं आ जाएगा? तो मेरे भाई इसमें 10 का भाग कर दोगे भागफल आ जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो क्या ये 23 नहीं आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। यानी भाजक जो है वो 223 आ चुका है, भागफल जो है वो 23 आ चुका है, और शेषफल जो है वो 46 आप लोगों को दिया हुआ है। 23 की 23 में करते हैं 529 होता है, एक 0 आ जाएगा, और जब इसमें हम 46 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथी जवाब क्या होगा? जवाब जो है वो 5336 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे करा रहा हूं, और इस बार नहीं हुआ ना, कसम से इस गाल को लाल कर लेना चांटे बजा बजा के अपने आप। इस बार अगर क्वेश्चन नहीं हुआ, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन को समझिए मेरे प्यारे दोस्त। एक विभाजन के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है। मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, बहुत थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, उस चेंज का असर आप पर नहीं दिखना चाहिए। आप जस्ट फॉर्मूले को लिखिए, आप जस्ट फॉर्मूले को लिखिए, और उसमें जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस बात को थोड़ा सा मेंशन करिए। कैसे? आइए भाई, लिखना वर्कशीट पे डेट डलवाना और ऊपर नंबरिंग करवाओ, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, ये दोनों चीज करवाओ, ये बढ़िया से लिख पाएंगे बच्चे फिर। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक विभाजन के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है। भाई साहब यहां उल्टा कर दिया, ये जो भागफल है ना, ये जो भागफल है ना, ये भाजक का 4 गुना है। मतलब क्या है जी इसका? मतलब ये है भाजक में 4 की गुणा होने पर भागफल आएगा। तो भागफल में 4 का भाग होने पर भाजक नहीं आ जाएगा? आपने कहा बिल्कुल सही बात। शेषफल भाजक का 1/4 है। ये जो शेषफल है ना, ये भाजक का 1/4 है। शेषफल जो है वो भाजक का 1/4 है, यानी भाजक की गुणा
1/4 में करेंगे तो शेषफल आएगा, तो इसमें 1/4 का भाग करेंगे तो भाजक आ जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा बिल्कुल क्लियर होगी। उसने कहा यदि भाज्य 4104 है तो शेषफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यदि भाज्य 4104 है, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 4104, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 4104 दी हुई है, तो हमसे पूछा है शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। प्यारे दोस्त कैसे करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा बेसिक बताइए मुझे, क्या समझ पा रहे हैं? मैं आपके सामने सब कुछ लिख चुका हूं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, दिमाग बोर्ड पे होना चाहिए मेरे भाई, नजरे बोर्ड पर होना चाहिए, दिमाग भी क्वेश्चन पे होना चाहिए। अगर मैं इस वैल्यू को कुछ अपनी तरफ से मान लूं, इस भाजक को कुछ अपनी तरफ से मान लूं, तो उसमें 4 की गुणा कर दूंगा तो क्या मेरे पास भागफल आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। क्या उसमें 1/4 की गुणा कर दूंगा तो क्या मेरे पास शेषफल आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं क्या मानूं फिर इस भाजक को? आप कहेंगे ऐसी कोई वैल्यू मान लो जिसमें 4 आता हो, क्योंकि जब उसकी गुणा 1/4 में होगी तो 4 से 4 कट जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भाजक को 4a ही मान लेता हूं। मेरे दिमाग में आया मैं इस भाजक को 4a ही मान लेता हूं। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब देखना, भाजक को आपने क्या मान लिया है? भाजक को आपने 4a मान लिया है मेरे प्यारे भाई। भागफल कितना हो जाएगा? 4a में 4 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16a हो जाएगा। अगर शेषफल मुझे निकालना है, इसमें 1/4 की गुणा करेंगे तो क्या ये a हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं बताऊंगा। क्या ये इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन चुकी है। क्या ये क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है? तो आपने कहा बिल्कुल बन चुका है। मेरे प्यारे दोस्त उसने पूछा क्या है? तो आपने कहा जी उसने पूछा है शेषफल, यानी वो एक ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें आप ऑप्शन रखना स्टार्ट करिए, इसमें आप ऑप्शन रखना स्टार्ट करिए। कैसे? एक ही वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, अगर एक ही वैल्यू 10 है तो यहां देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 और 64 की गुणा 100 में करेंगे 6400 हो जाएगा, और 6400 में 10 जोड़ेंगे क्या 4104 आएगा? नहीं आएगा। यानी आंसर तो 10 से छोटा ही होगा। 10 रखने पर ही वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है, मुझे तो छोटी वैल्यू चाहिए, तो आंसर 10 से छोटा होगा, तो 12 भी हम लोग नहीं रखेंगे। वाह, कमाल कमाल, एकदम कमाल। एक ही वैल्यू 8 रखते हैं, एक ही वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64 और 64 की गुणा 64 में करते हैं तो 4096 आता है। 8 का स्क्वायर 64, 64 की गुणा 64 में करते हैं, 64 का वर्ग निकाल दो, क्या 4096 नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और 4096 में 8 जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन का जवाब सी ऑप्शन नहीं होगा? क्या क्वेश्चन का जवाब सी ऑप्शन नहीं होगा? इस दुनिया में तादाद उन लोगों की ज्यादा है जो मूर्ख आसानी से बन सकते हैं, मूर्ख आसानी से बन सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं जी? मैं ये कह रहा हूं अगर मैं आसान आसान से क्वेश्चन ले आऊं और आपसे वो क्वेश्चन बन जाएं तो आप मूर्ख बनते रहेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन बहुत आसान आसान से आप लोगों को कराए, इवन 3 क्वेश्चन मैंने आपको आसान आसान से कराए, एक क्वेश्चन यहां मैंने अपनी तरफ से कराया, एक जैसे 4 क्वेश्चन कराए। यहां आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को घुमाने की कोशिश की, आप घूम गए और आप लोगों ने कह दिया कि भाई साहब जान नहीं है क्वेश्चन में, है ना? समझ में नहीं आई ना बात? आएगी मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है? आपने कहा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल किया गया। क्वेश्चन में उसने मुझसे कहा कि विभाजन के प्रश्न में ये जो भागफल है ये भाजक का 4 गुना है।
यानी भाजक में 4 की गुणा करने पर भागफल आएगा, ये क्वेश्चन ने मुझसे कह रखा है। बहुत बढ़िया। भाजक का 1/4, और उसने कहा शेषफल जो है ना वो भाजक का 1/4 है, यानी कि ये शेषफल जो है ये भाजक का 1/4 है। भाजक में 1/4 की गुणा करेंगे तो शेषफल आएगा। अगर भाज्य उसने 4104 दिया हुआ है, यहां तक उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, बात है इन वैल्यूज को मानने की। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि इसे आप 4a ही मानो, आप इसे a भी मान सकते हो, आप इसे x भी मान सकते हो, आप इसे कुछ भी मान सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका दिमाग क्या इतना नहीं सोच पा रहा कि जो भी भाजक होगा उसमें 1/4 की गुणा होगी तभी तो शेषफल आएगा। यानी मैं यहां जो भी भाजक मानता हूं, क्या उसमें 1/4 की गुणा होगी तभी शेषफल आएगा। तो क्यों ना यहां एक ऐसी वैल्यू मान ली जाए जिसमें 4 ही आता हो, कम से कम ये आसानी से कट तो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त, मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने यहां 4a माना है। मैंने यहां 4a माना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं भाजक को 4a मान लेता हूं तो इसमें 4 की गुणा करूंगा तो भागफल आ जाएगा। 4 की गुणा करी तो 16a जो है वो भागफल आ गया। इसमें 1/4 की गुणा करूंगा तो शेषफल आ जाएगा। 1/4 की गुणा करी तो a आ गया। अब उसने कहा है शेषफल जो है वो क्या होगा, तो शेषफल मेरे प्यारे दोस्त वो पूछना चाह रहा है। तो क्या ये शेषफल ही दिया हुआ है? शेषफल मतलब a की वैल्यू दी हुई है, और a की वैल्यू मतलब वो 10 लेते हो तो 10 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, और 8 से हो जाएगा। ये वैल्यू सेटिस्फाई। बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे? बिना ऑप्शन के भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जिससे मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। दोनों पेपरों को दिमाग में रखना, दोनों पेपरों को दिमाग में रखना। अगर अगर मैं आपसे कहूं 2020 का पेपर भी दिमाग में रखना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों, और 2023 का पेपर भी दिमाग में रखना। जब मैं कोई क्वेश्चन अच्छा देता हूं तो याद करना 2020 में अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। जब मैं कोई आसान क्वेश्चन देता हूं तो याद रखना 2023 में आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, 2022 में एडब्ल्यू टीपीओ में एवरेज क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ड्राइवर में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। वो बात अलग है, नंबर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन नहीं आए, ड्राइवर में पूछे ही नहीं गए, लेकिन और चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों का चलने वाला है, जिसका नाम है फैक्टर्स, जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त फैक्टर्स। समझिएगा चीजों को, फैक्टर्स में होती क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना है ना। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, क्या संख्या लिखी? 36। मैंने एक संख्या लिखी, मैंने एक संख्या लिख दी 36। ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने 36 एक संख्या लिख दी, और मैंने आपसे कहा इसके फैक्टर क्या हैं, इसके गुणनखंड क्या हैं। सबसे पहले आप लोगों को गुणनखंड पता होने चाहिए कि गुणनखंड होते क्या हैं या फैक्टर्स होते क्या हैं। तो आप कहेंगे मेरे भाई, फैक्टर्स वो सारी वैल्यूज होती हैं, फैक्टर्स वो सारी वैल्यूज होती हैं मेरे भाई जिनसे दी हुई संख्या जो है वो डिवाइड हो जाती है। सर एक बार ए रखकर बता दो ना। भाई मैं ए रखकर बता दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इसे ए बता दूंगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्त a/4 आएगी, जिससे मैं कैलकुलेशन में आप लोगों को उलझा रहा हूंगा। आप क्यों ऐसी वैल्यू रखने का सोच रहे हैं? एक बड़ा आसान सा चीज बताई है कि जो भी आप इस वैल्यू को मान लेंगे उसका 1/4 आपको निकालना पड़ेगा। आप 4 का मल्टीपल कुछ भी मान लीजिए, आप 8a मान लीजिए, आप 12a मान लीजिए, आप जो है वो 16a मान लीजिए, कुछ भी ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो 4 से आसानी से कटती हो। किसने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है अभी? किसने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है अभी? वो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट नहीं है, उसे अलग रखो, वो बिल्कुल सेपरेट। मैंने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया है, डिवीजन हो रहा है,
इसलिए मैंने उसे डिविजिबिलिटी रूल के अंदर रखा है। रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसको समझिए, फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है मेरे भाई? मैंने कहा कि फैक्टर्स जो होता है वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो 36 के फैक्टर 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और खुद 36 हो जाएगा। क्या यही इसके फैक्टर होंगे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई फैक्टर होते क्या हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वो सारी संख्याएं जिनसे दी हुई संख्या डिवाइड हो जाती है उसे हम लोग फैक्टर कहते हैं, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा भाई 36 के फैक्टर बताओ, तो आपने ना सोचना स्टार्ट कर दिया। आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया भाई 36 को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आपने कहा जी 36 1 से डिवाइड होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ये भी इसका फैक्टर होगा। 36 जो है 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक, ये भी इसका फैक्टर होगा। 36 3 से डिवाइड होता है, ये भी इसका फैक्टर होगा। 36 4 से डिवाइड होता है, ये भी इसका फैक्टर होगा। 36 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 12 से भी होता है, 18 से भी होता है, 36 से भी होता है। यानी अगर मैं इसके टोटल फैक्टर आपसे पूछूं, अगर मैं इसके कुल गुणनखंड आपसे पूछूं कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप कहेंगे जी मैं सबको काउंट कर लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसके सम फैक्टर यानी इवन फैक्टर कितने हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे जी देखो ये तो सम है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल इवन फैक्टर जो है वो 7 है। टोटल इवन फैक्टर 7 नहीं है, टोटल इवन फैक्टर जो है वो 6 है। मेरे प्यारे दोस्त, इवन फैक्टर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, इवन फैक्टर 6 आ जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, इसके ओड फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे जी इसके ओड फैक्टर एक ये है, एक 3 है, एक 9 है, टोटल ओड फैक्टर 3 आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं इवन और ओड को जोड़ के हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग समझ गए। लेकिन आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया होगा, क्या ऐसे ही फैक्टर निकालने होंगे? मैं कहूंगा जी हाँ ऐसे ही निकालने होंगे। तो आप कहेंगे जी ठीक है, यहां तो एक छोटी सी वैल्यू दी हुई थी, आप मुझे 340 के फैक्टर बताना, क्या आप ऐसे ही डिवाइड करके देखेंगे? तो मैं कहूंगा भाई 340 के तो बड़े हो जाएंगे। अगर 340 के बड़े हो जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त एक डेफिनेट पैटर्न होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का। वो डेफिनेट पैटर्न क्या होता है हम उस पर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। आपको ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है एक एक करके, आप उस डेफिनेट पैटर्न को कैसे करेंगे? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब ये 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और मैंने आपसे कहा 36 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2 से काटिए 36 को, 18 बार कटेगा। 2 से काटिए 36 को, 9 बार कटेगा। 3 से काटिए 9 को, 3 बार कटेगा। 3 से काटिए 3 को, 1 बार कटेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 36 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 36 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या 36 को लिखने का तरीका यह होता है? क्या 36 को लिखने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी ठीक है आपने 36 को इस तरीके से लिख दिया, अब मुझे निकालने हैं टोटल फैक्टर, मुझे निकालने हैं टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो आपको एक एक काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक एक काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इनकी पावर्स में एक जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ोगे 3 होगा,
दो में एक जोड़ोगे 3 होगा। क्या टोटल फैक्टर्स 9 हो जाएंगे? यहां भी टोटल फैक्टर्स 9 थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, टोटल फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि जब भी किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर आपसे पूछे जाएं तो आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उसे पावर्स के रूप में लिख दीजिए, और अगर एक एक पावर में आप लोग बढ़ा देंगे तो यही इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे, यही इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं आपसे इवन फैक्टर पूछूं जी, इसके समगुणनखंड कैसे निकलेंगे? डायरेक्ट ही निकालना बता दो, काउंटिंग ही ना करनी पड़े। तो जब इवन फैक्टर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो इवन संख्या की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करिए, उसे एज इट इज लिख दीजिए। क्या ये इवन नंबर था? इसकी पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए, और सबकी पावर में एक एक बढ़ा दीजिए। क्या इवन फैक्टर जो है वो 6 आएंगे? यहां भी इवन फैक्टर 6। अगर आपसे ओड फैक्टर पूछा जाता है, अगर आपसे ओड फैक्टर पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो ओड फैक्टर के केस में इवन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। इवन ओड की पावर में एक बढ़ाओगे तो ये मेरे प्यारे दोस्त ओड फैक्टर आ जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्या ये चीज समझ में आई? हाँ, प्राइम फैक्टर होने चाहिए, सबसे छोटी से काटना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन तभी तो का है, ये प्राइम नंबर के रूप में लिखा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, एक बहुत बढ़िया सवाल है कि हम पावर एक क्यों बढ़ाते हैं। वैसे तो ये मैंने फाउंडेशन कोर्स में बता रखा है, क्योंकि वन जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, वन से सारी संख्या डिवाइड हो जाती है, इसलिए वन काउंटिंग में आने की वजह से हमें सबकी पावर में एक एक बढ़ाना होता है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वन ही क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि एक फैक्टर वन जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, और जब उसकी गुणा होगी तो एक एक पावर जो है वो बढ़ रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने फाउंडेशन में बहुत अच्छे से कराया, लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, आपसे किसी भी संख्या के फैक्टर पूछे जाते हैं, फैक्टर पूछे जाते हैं, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन दो कितनी बार है? 2 बार है। तीन कितनी बार है? 2 बार है। सबकी पावर में एक बढ़ाओगे और गुणा कर दोगे, टोटल फैक्टर आ जाएंगे। इवन की पावर में कुछ नहीं बढ़ाओगे, इसकी पावर में एक बढ़ाओगे, इवन फैक्टर आ जाएंगे। ओड के केस में इवन को बिल्कुल छोड़ दोगे, इसकी पावर में एक बढ़ाओगे तो ओड फैक्टर आ जाएंगे। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा 120 की तीनों चीज निकालिए, टोटल फैक्टर भी, इवन फैक्टर भी और ओड फैक्टर भी। बताइए, 120 की मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, 120 का इवन फैक्टर भी निकालो, ओड फैक्टर भी निकालो, और मेरे भाई टोटल फैक्टर भी निकालो, मैं सबका बताऊंगा। आपने कहा जी फटाफट से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। आपने कहा 2 से काटेंगे 60 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। ऐसी तो करोगे। अगर मैं आपसे कहूं 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 तो 3 बार है। अगर मैं आपसे कहूं 3 कितनी बार है, 3 1 बार है। अगर मैं आपसे कहूं 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 5 भी 1 बार आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, टोटल फैक्टर मुझे बताना कितने होंगे। टोटल फैक्टर के लिए सबकी पावर में एक बढ़ा दो, 4 हो गया। इसकी पावर में एक बढ़ाया 2 हो गया, और इसकी पावर में एक बढ़ाया 2 हो गया, यानी टोटल फैक्टर जो है वो 16 आ जाएंगे। टोटल फैक्टर जो है वो 16 आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टोटल फैक्टर जो है वो 16 आ जाएंगे। मैं यही आप लोगों से पूछ लूं मेरे भाई, इवन फैक्टर सम गुणनखंड बता दो कितने होंगे, तो आप कहेंगे जब इवन निकालते हो ना, तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, उसे एज इट इज रहने दो, बाकी सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो। इसमें एक बढ़ाया तो कितना हो गया? 2। इसमें एक बढ़ाया तो कितना हो गया? 2। यानी कि इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अगर मैं यही आप लोगों से ओड फैक्टर पूछूं, ओड फैक्टर पूछूं कि ओड फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दो।
ये ओड है, ओड की पावर में एक बढ़ाओ दो होगा, ये भी ओड है, ओड की पावर में एक बढ़ाओ दो होगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ओड फैक्टर जो आ जाएंगे वो 4 आ जाएंगे। आपने सही किया है, आपने सही किया है या नहीं किया है, यह इस बात से पता चलता है इवन और ओड को जोड़ के हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। आपने कहा जी 12 और 4 16 को, 12 और 4 जोड़ेंगे 16 आएगा, वो टोटल के बराबर आ रहा है। क्या निकाल पाओगे? क्या निकाल पाओगे? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूं, फटाफट बताइए, मैं इनसे बताऊंगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपसे पूछा 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, यानी टोटल फैक्टर पूछ रहा है। तो 288 के फैक्टर करिए, 288 के फैक्टर। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 144 बार, फिर 2 से काटिए 72 बार, फिर 2 से काटिए 36 बार, फिर 2 से काटिए 18 बार, फिर 2 से काटिए 9 बार, फिर 3 से काटिए 3 बार, और फिर 3 से काटिए 1 बार। कट गया क्या? अच्छा मुझे बताइए 288 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 288 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 3 की पावर 2। क्या ऐसे ही लिखेंगे? क्या ऐसे ही लिखेंगे मेरे भाई? 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 बार है, 3 जो है वो 2 बार है। अब आप लोगों से टोटल फैक्टर पूछा है, मैं तीनों चीज आपसे पूछता हूं। मैं पूछ रहा हूं टोटल फैक्टर बताइए, मैं पूछ रहा हूं इवन फैक्टर बताइए, मैं पूछ रहा हूं ओड फैक्टर बताइए। बताइए तीनों चीज बताइए मेरे प्यारे भाई। आपने कहा टोटल फैक्टर मतलब पावर में एक बढ़ाइए 6 होगा, पावर में एक बढ़ाइए 3 होगा, यानी टोटल फैक्टर 18 हो जाएंगे। मैंने पूछा इवन फैक्टर बताइए, तो आपने कहा इवन की पावर में कुछ मत बढ़ाइए, ओड की पावर में एक बढ़ाइए, इवन फैक्टर जो है वो 15 हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा ओड फैक्टर के केस में इवन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ओड के पावर एक बढ़ाइए तो ओड फैक्टर 3 हो जाएंगे। क्या इन दोनों को जोड़ के टोटल के बराबर आ रहा है? बिल्कुल सही, मेरे तीनों प्रश्न बिल्कुल ठीक है, मेरे तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाएं, चलिए इसके निकालिए फटाफट, इसके निकालिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट निकालिए। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए अब ना, अब ऐसे प्राइम फैक्टर हम लोग नहीं करेंगे, जिसका पॉसिबल होगा हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा और एडवांस आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? 4200 का मतलब क्या होता है? 4200 का मतलब होता है 42 गुणा 100, 4200 होगा। अच्छा 42 को आप लिखेंगे कैसे? 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। क्या 42 को लिख चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख चुके हैं। 100 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। क्या इन सब की गुणा करोगे तो 4200 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। भाई देखो 42 को कैसे लिखोगे? 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। 100 को कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं 2 की काउंटिंग करता हूं तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार। अगर मैं 3 की काउंटिंग करता हूं, 3 कितनी बार है? 1 बार। अगर मैं 5 की काउंटिंग करता हूं, 5 कितनी बार है? 2 बार। और अगर मैं 7 की काउंटिंग करता हूं, 7 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, अब मुझसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, सबकी पावर, हमें तीनों चीज निकालनी है। टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, और यहां मेरे प्यारे दोस्त हमें ओड फैक्टर निकालना है। ये तीनों चीज मेरे प्यारे भाई हम लोगों को निकालनी है। अब आप मुझे बताइए, इसकी पावर में एक बढ़ाएंगे 4, इसकी पावर में एक बढ़ाएंगे 2, इसकी पावर में एक बढ़ाएंगे 3, और इसकी पावर में एक बढ़ाएंगे 2। ठीक है, 4 दूनी 8 या 24 दूनी 48, यानी कि टोटल फैक्टर जो है वो 48 हो जाएंगे। इवन फैक्टर के केस में इवन पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करना। इसमें एक बढ़ाइए 2, इसमें एक बढ़ाइए 3, इसमें एक बढ़ाइए 2, 3 दूनी 6 या 18 दूनी 36 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ओड
हाँ यहां देखिए मेरे भाई, ओड पावर के केस में हम लोग देखेंगे, ओड फैक्टर के केस में इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक में एक बढ़ाइए दो, दो में एक बढ़ाइए तीन, और एक में एक बढ़ाइए दो, तीन दूनी छह दूनी 12। क्या इन दोनों को जोड़ के 48 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्या गलत हो गया पीछे में? पॉजिटिव फैक्टर पूछा है भाई, सब टोटल फैक्टर पूछना चाह रहा है, टोटल फैक्टर पूछना चाह रहा है। क्या इस बात में कोई समस्या है किसी को? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट बताएंगे। 81 सही है क्वेश्चन। पॉजिटिव फैक्टर का मतलब होता है वो आपसे कुल धनात्मक गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी चीजें क्लियर हो गई हैं, अब हम ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? अच्छा एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, एक चीज और मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। टाइम हो गया क्या? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 120 के ओड फैक्टर निकालने हैं, इवन फैक्टर निकालने हैं, दोनों बताने हैं। ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, आप तीनों चीज निकाल देना। 120 के तो हम निकाल चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके निकालना। पिछला वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका कमेंट बॉक्स नहीं है, खुद करके सेट रखेंगे। कल थोड़ा सा हम लोग जो है, थोड़ा सा हम लोग जो है और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, जहां हम सम की बात करेंगे, योग की बात करेंगे। और मेरे दोस्त अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाओ मेरे प्यारे दोस्त। इतना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। मैं कहता जरूर हूं कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान नहीं है जॉब लेना। कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन में अगर दूसरों को बीट करना है तो उससे बेहतर बनना पड़ेगा। ये सच्चाई है। बाकी भ्रम में तो आप जी ही रहे हैं, भ्रम में कैसे भी जीते रहिए, अपने आप को कैसे भी भ्रम में रखिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अपने अंदर चेंज लाना होगा, और वो लोग चेंज जरूर ला चुके होंगे जिनका सिलेक्शन होना है। बहुत सारी भीड़ भाड़ भी होगी, उस भीड़ का हिस्सा प्लीज मत बनिए। मेहनत करिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, और पॉजिटिव रहिए मेरे भाई, और टाइम को वेस्ट मत करिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।